हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको करा रहे हैं यूपी कांस्टेबल का जो 17 तारीख को पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था। जो 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए थे और मैं मानता हूँ कि काफ़ी सिंपल भी थे। एक दो सवाल अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सही था, मतलब इतना टफ नहीं था कि आप लोग कर ना पाए, और टाइम भी आराम से मैनेज हो जाता क्योंकि इतना टफ कुछ पूछा भी नहीं था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सवाल पूछे गए थे, तो इसी चीज को लेकर हम बात करेंगे और हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल जो था ग्राफ से था, यानी ग्राफ के आपके 5 क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आप देखिए ग्राफ कितना सिंपल आपसे पूछा था। आप लोगों ने हड़बड़ी में कुछ लोगों ने गलत किया या अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि अब ये पेपर तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन अब आने वाले टाइम में भी अगर मान के चलो आप 6 महीने के अंदर के एग्ज़ाम कराने के लिए बोला है, तो 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम का मतलब है कि आपका जब आचार संहिता हट जाएगी तो मुझे लगता है आपके पास 4 महीने तो हैं। और ये 4 महीने आप अगर आप करना चाहें तो हो सकता है आपने इस एग्जाम में ये ऐसे सवाल छोड़े हों, लेकिन जब आपका 6 महीने बाद या 4 महीने बाद एग्जाम होता है तो आप ऐसे सवाल ना छोड़ें। ठीक है, आपका स्कोर बूस्ट होगा। और ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपका स्कोर यहाँ से बनना ही बनना है। आपको अगर परीक्षा पास करनी है तो मैं जहां तक मानता हूं कि मैथ के 20 के अप्रोक्स में सवाल आ रहे हैं, तो 20 में से आराम से 17-18 आप सही कर ले सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग सिंपल होती है, लेकिन मैं मानता हूँ लोग अभी सबकी जब पेपर कैंसिल हो गया है तो सबके 100 प्लस ही होंगे। किसी का 110 का स्कोर होगा, मतलब नेगेटिव हटा के क्वेश्चन से 110 सही होंगे, किसी के 125 भी सही होंगे, और जिन लोगों को पेपर मिल गया उनके तो बल्ली बल्ले थी, 140 क्वेश्चन सही थे उनके तो होंगे, क्योंकि उनके पास तो आंसर की पहले से ही मिल गई। तो रीजनिंग का आपका 55 के अप्रोक्स में रहता है, तो आप लोगों को यहाँ से लगभग लगभग मैं मानता हूँ 45 क्वेश्चन यहाँ से ही कर ले जाओ। हिंदी के 37-38 रहते हैं, तो अगर आप यहाँ से 25 मतलब अप्रोक्स 27-28 का नॉर्मल स्कोर होता है। जीएस का मुझे लगता है कि सिंपल थी, लेकिन अगर अगर कितना भी कोई कमजोर हो तब भी आधे मान लो, 50% मान लो, तो 19 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हो। इनका जरा ऐड करके देखो, 7 और 5 12 और 8 20 और 9 29, और 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, यानी 119 बनते हैं आपके। मैं और भी सब कुछ हटा दूं तब भी आप 110 क्वेश्चन अगर सही कर ले गए तो सिलेक्शन रोकने वाला मुझे नहीं लगता कोई है। ठीक है, अब की बार तो आप मान सकते हो कि नकल नहीं होगी, ईमानदारी से पेपर होगा। तो सवालों को आपको, सीधी बात है, आप रट्टा मार करके ना जाएं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप लोग सोचते हो कि 2 महीने में या 15 दिन में, जैसे 1 महीना अभी मिला था, तो आप लोग सोचते हो कि बहुत ही जल्दी हम मतलब एक्सपर्ट हो जाएं, मतलब एक एक सेकंड में सवाल करना सीख जाएं। और हमारे जो टीचरगढ़ हैं वो देखिए, कोई भी पढ़ा रहा है तो सीधी बात है योग्य है। अब आप लोग वो अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आप अपना लेवल भी तो जानिए। कभी ना आपने ये सीख पाए कि ये क्या कह रहा है सवाल, बस सीधा सीख लिया शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक से आप सीधा 25 का गुणा 5 में करके 5 से भाग देते हो, 25 आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप सवाल करना सीखना चाहते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अंक गणित जो है, अर्थमेटिक है, इसका सवाल आप आराम से पढ़िए, समझिए सवाल क्या कह रहा है। इस चीज को आप देखिए, अगर आपसे कोई कह रहा है कि खाना खा लो, तो खाना खा लो आपकी समझ में आया ना कि खाना के लिए पूछ रहा है कि भाई खाना खा लो। अब ऐसे ही अंगणित है, सवाल बोलता है ना कि ये इसकी आय है, तो आप क्या समझ नहीं पा रहे कि ये इसकी आय है, यानी ये इतना रुपए कमाता है। ये इसका खर्चा है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये इसका खर्चा है, यानी कि खर्च करता है। तो आप जो आम बोलचाल की भाषा में जब आप चीजों को समझ लेते हो, तो सवाल की भाषा क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। तो आप सबसे पहली बात है कि सवालों को पढ़िए,
और पढ़कर समझिए कि आपसे सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अब कहिए समय नहीं मिलता, तो भाई अगर आपको अगर पढ़ने में समझने में अगर समय लगता है इतना ज़्यादा, तो आप सिलेक्शन कभी ले ही नहीं सकते। आप आराम से घर बैठिए। ठीक है, जिनकी समझ में आता है मैं उन लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा अपने तरीके से, और समझाने की कोशिश करूंगा सवाल में क्या दे रखा है। इसमें मेरा कोई टाइम नहीं ये हो रहा है कि मुझे 5 मिनट में सवाल कराना है। मुझे यहाँ ये आपको सवाल कराना है तो समझाना है कि भाई आपको ऐसे करना था, आपने ऐसे किया, क्यों गलत हुआ, इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहले ये ग्राफ दे रखा है, इसमें इतना टाइम नहीं देना होता। ये आपकी सन दे रखी है, समझ में आ गया। ये उत्पादन लाख में है। अब लाख का मतलब ये नहीं कि आप 30 लाख है तो 30 बना के 5 जीरो बनाओ तब आपके 30 लाख बने। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है भाई 30 लाख 2001 में उत्पादन हुआ, 2002 में 45 लाख का उत्पादन हुआ, 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ, 2005-4 में 50 लाख का उत्पादन हुआ, 2005 में 70 लाख का उत्पादन हुआ, 2006 में 55 लाख का हुआ, 2007 में 80 लाख का हुआ, 2008 में 85 लाख का हुआ। अब आप यहां से सबसे पहले आराम से सवाल को पढ़िए कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। देखिए ये कोई पहला और नया सवाल नहीं बनाया है, ये ज्यादातर आपके एग्जामों में ऐसे ही सवाल आते हैं कि भाई औसत उत्पादन से कितने वर्ष अधिक उत्पादन रहा भाई, कितने सनों में, मतलब कितने वर्षों में। तो औसत उत्पादन की बात कर रहा है, तो औसत उत्पादन, अब औसत उत्पादन की बात कर रहा है तो औसत उत्पादन होता क्या है। औसत उत्पादन पूछा है आपसे। देखिए किसी भी चीज का, अब जैसे आपको आपने औसत का चैप्टर पढ़ा होगा एवरेज का, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक बच्चे की उम्र है 10 है, एक की 12 है, एक की 14 है, इनकी औसत उम्र क्या है, तो आप क्या करते हैं भाई, कितने लड़कों की उम्र दे रखी है, 3 की, तो हम तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, और ये कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो और 3 का दे देंगे भाग, ऐसे निकलती है औसत उम्र। औसत उम्र ऐसे ही तो निकलती है। 10 और 12 22, और 22 और 14 आपके हो गए 36, और 36 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 12, यानी कि आपकी औसत उम्र आ गई 12। तो भाई औसत उम्र के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद भाई कितने वर्ष हैं उसका, उसे हम एन लिख लेते हैं, तो एन से दे देंगे भाग। एन का मतलब कितने वर्ष हैं। यहाँ पे एन का मतलब क्या था, कितने बच्चे हैं, बच्चे थे 3, तो हमने तीनों की उम्र का योग करके 3 से भाग दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे आपका औसत उत्पादन पूछा है, तो आप इन सबको जो भाई जितना जिसका उत्पादन है उन सबको हम ऐड करने के बाद हम कितने सालों की बात की जा रही है वो हमारी एन होगी, यानी कि 2001 से 2008 तक कितनी हो गई एन, कितनी हो गई 8। तो इन सब का योग करके हम क्या करेंगे, 8 से दे देंगे भाग, तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत उत्पादन। मैं मानता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब जल्दी से आप इन्हें जोड़ लो भाई। एक का था 30, एक का था 45, एक का था 65, एक का था 50, एक का था 70, एक का था 55, एक का था 80, और एक का था 85। अब अब आप जब पेपर दे रहे होगे तब ऐसे नहीं लिखोगे आप एक पेपर पे अलग, यहीं आप समय दे जाओगे 10 20 30 सेकंड। आप सीधा यहां से कैसे इस किस तरीके से करोगे, यहां मैं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग किस तरीके से करोगे, यहाँ जोड़ते चले जाओ ना। 30 का यानी 0 0 और 5 और 5 10, 10 और यहाँ कहीं है नहीं, 10 और 5 15, 15 और 5 हो गए 20, हासिल 2, 2 और 3 5 और 4 9, 6 15 और 5 20 और 7 27 और 5 32 और 8 40 और 8 40 और 8 आपके हो गए 48, यानी कितना टोटल हुआ 480। कर लिया। अब ये चीज आप अगर कहीं अलग से लिखते पेज पर तो वहाँ टाइम लगता है, तो जोड़ना कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए आपकी। भाई आप पेपर दे रहे हो, कोई ऐसे थोड़ी ना 40 50 लोगों की भीड़ है और आप लोग सोचते हो कि भाई हम सबसे होशियार हैं, ऐसे नहीं होता है। आप जब रियल एग्जाम, रियल यही चीज होती है जब आप किसी एग्जाम को बैठ कर निकालिए, और कोई बड़ी बात भी नहीं है, बस चीज़ों को आप स्मार्ट तरीके से करिए।
तो ये आपका तरीका हो गया, आपको यही ग्राफ यहीं की यहीं ऐड कर लेना है। ठीक, अब सीधा 8 है, 8 से दिया हमने भाग, यानी 8 छिंग 48, यानी कितना हो गया 60, यानी आपका औसत उत्पादन आ गया 60। औसत उत्पादन जो है, अभी लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, नया नया मैं लिख रहा हूं इस पर उत्पादन। ठीक, तो औसत उत्पादन आपका 60 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, यानी भाई 60 से अधिक कितने वर्षों में था। 2001 में 30 था, नहीं था। 2002 में भी नहीं था। 2003 में 60 से ज्यादा है, 1 साल हो गया भाई, क्लियर। 50 नहीं है ज्यादा, 70 ज्यादा है, क्लियर। 80 ज्यादा है, क्लियर। 85 ज्यादा है, क्लियर। 55 ये क्लियर नहीं है। यानी 60 से ज्यादा कितने वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं। यानी 4 जो वर्ष थे उनमें औसत उत्पादन से ज्यादा था। तो भाई आपका देखो सिंपल सा आपका हो गया, आपने लगा लिया 4। ठीक है, 4 वर्ष आपके निकले। 4 वर्ष कौन कौन से निकले आपने ये भी बता दिया। 2000 2000 आपका 3, 2005, 2007, 2008। एक सवाल हो गया, क्लियर है। ऐसे ही अब हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल अब हम समझते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है। दूसरा सवाल है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। कोई रटने वाली चीज नहीं है, आप समझिए। यहां पे आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। भाई प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए। देखिए, आज आपकी 100 रुपए की आय है, अगले साल आपकी आय हो गई 125 रुपए। अब हमने कहा आपसे कि आपकी कितनी प्रतिशत आय बढ़ गई। तो भाई पहले तो आप ये देखोगे कितने रुपए बढ़ी, तो कितने रुपए बढ़ी 25, तो 25 तो लिख लो ऊपर। ठीक, कितने से बढ़ी, तो कितने से बढ़ी भाई 100 रुपए से बढ़ी। कितने से बढ़ी, 100 से, वो आपका आता है नीचे, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, पिछले वाली से। तो जिससे आप तुलना कर रहे हो वो चीज आपको कहां लिखनी पड़ेगी, नीचे। और भाग दे, गुणा कर दो उसमें 100% का। कितने का, 100%। देखिए मेरा मकसद है जिन लोगों को गणित बिल्कुल समझ में नहीं आता उन्हें कराना। भाई जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग पहले से गणित पढ़े हुए हैं, जानते हैं, अच्छे अच्छे तरीके आते हैं, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ये क्लास इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को गणित बिल्कुल नहीं आता समझ में, छोटी छोटी बातों में भी समझने में उन्हें दिक्कत होती है, तो मैं उन्हीं लोगों को लेकर चल रहा हूं, उन्हीं लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो 100 से ये आपका कट जाएगा 100। कितना प्रतिशत बढ़ा भाई, 25% बढ़ा। कितना बढ़ा, 25%। तो हम कैसे निकालते हैं, कितना रुपए बढ़ा भाई, 25 रुपए बढ़ा। कितने से बढ़ा, किससे तुलना कर रहे हैं, वो चीज आएगी आपकी नीचे। गुणा कर दीजिए आप 100% का, आपका काम हो गया, हो गया। अब आपको हर वर्ष का बताना है, मतलब यही तो बताना। अब 2001, इसने कहा पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, तो 2001 से पहले तो कोई दे ही नहीं रखा है, तो हमें 2001 से पिछले वर्ष से तो तुलना कर नहीं सकते। सीधा आते हैं 2002 पर। 2002 में क्या हुआ कि 2001 में 30 था और हो गया 45, यानी 30 से कितना हुआ, 45 हुआ। कितने प्रतिशत बढ़ा, तो कितने प्रतिशत बढ़ा के लिए हम क्या करेंगे, 30 से 45 हुआ, यानी कितना बढ़ा, 15। 15 रुपये बढ़ा। कितने से बढ़ा, 30 से बढ़ा, इंटू 100% करेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं, अभी बताया मैंने। तो 15 दूनी 30, यानी कितना बढ़ा ये, 50%। कितना बढ़ा, 50%। ठीक है, अब आप बताओ। अब ऐसे अगर हर किसी का निकालोगे तब तो हो गया आपका काम बेड़ा गर्क, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है, तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा भाई। आप ये ना समझे कि इतना कौन करेगा। तो 30 से 45 हुआ, सीधा आप देख रहे हो 15 रुपये बढ़ाओ, 30 का 15 जो होता है वो कितना होता है, 50%, यानी यहां आपकी 50% की वृद्धि हुई है। क्लियर है। अब 45 से 60 हुआ भाई, 45 से 60, 65 हुआ, 65, तो 65 हुआ, कितना बढ़ा, 20। अब आप ये बताओ 45 का 50% कितना होगा, तो 45 का अभी मैं कहूंगा आपसे कि 100 का 50% कितना होगा, तो 100 का 50% का मतलब आधा, तो आधा कितना होता है, 50 ही तो होता है। 100 का कितना होता है, 50%, 50। तो इसी तरीके से अगर 45 का 50%, यानी इसका आधा कितना होगा, 22.5 ही तो होगा। तो अगर ये 50% बढ़ता,
45 से ये कितना हुआ 65। तो अगर ये 50% बढ़ता तो 22.5 बढ़ता, लेकिन ये 22.5 ना बढ़ के कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है। यानी कि क्लियर है कि 50% तो भैया नहीं बढ़ा है। देखिए इसी चीज को आपको समझना है। यहां आपने 50% निकाल लिया। अब जो 50, अब इसने कहा कि सबसे अधिकतम कौन सा था, तो अधिकतम होने के लिए भाई 50 से ऊपर प्रतिशत बढ़ना चाहिए किसी साल में। लेकिन 45 से 65 हुआ, कितना बढ़ा 20, और 45 का 50% होता है 22.5। तो 22.5 तो नहीं बढ़ा है ना, तो यानी कि 2003 में भी नहीं बढ़त हुई इसकी। अब आगे बात कर लो 2004 में, तो ये भाई गिर गया है तो कोई बात ही नहीं करनी इसकी। 2005 में क्या हुआ है, 50 से हुआ है 70, 50 से हुआ है, देखिए सब ऑप्शन हट जाएंगे, 50 से हुआ है 70, यानी कितना बढ़ा है 20, कितने से 50 से। अब आप बताओ 50 का 50% अगर हम बात करें तो कितना होगा 25, 50% का मतलब आधा, और बढ़ा कितना है 20, यानी 50% तक नहीं बढ़ा है ये भी, यानी इस ऑप्शन को भी हटा दो। और अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई 50 से 70 कोई चीज हुई है, कितनी बड़ी है 20, कितने से 50 से, इंटू 100%। लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ नहीं रही है ना, तो 50 दूनी 100 यानी कितना बढ़ा है 40%, 40% ही तो बढ़ा है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम मौखिक तरीके से मन में ही हम पता कर सकते हैं कि भाई ये कितना बड़ा है। ठीक है, यानी आपकी ये चीज भी हट गई, ये भी हट गया। 55 से 80 हुआ है, 55 से 80 का मतलब कितना बढ़ा है भाई 55 से 80, यानी कि 25 बढ़ा है 55 से। और 55 का 50% कितना होता है, 50% 55 का आधा, यानी कितना होता है 27.5। बढ़ना कितना था 50% के लिए 27.5, नहीं बढ़ा, यानी ये भी नहीं है। और 80 से 85 तो भैया 5 बढ़ा है, तो 5 कहां से 50 80 का हो जाएगा 50%। यानी सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो आपकी 2002 में हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% बढ़ा। और पहले तो ये हमें 4 ऑप्शन ही देख लो सबका, अगर नहीं, अगर आपको कहीं लगता है कि भाई यहां तो क्लियर है कि 50% था, कहीं ऐसा हो सकता है कि 50.5 बढ़ रहा हो, तब आपको सॉल्व करना होगा। तब सॉल्व करने के लिए आप चारों ऑप्शन को देख लो, 2005 का निकालते, एक 2002 का, 2003 का, 2007 का, जो आपका ऑप्शन सही हो जाता वो हो जाता। बात खत्म करो, बस इतना सा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। अब देखिए ये सवाल, आप कितना अच्छा सवाल है। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। यानी 2003 में कितना था 65, 2004 में कितना हो गया 50। भाई अब क्या कर दिक्कत है, कितना कम हुआ 15, कितना कम हुआ 15, कितने से 65 से। 65 कहाँ आएगा नीचे, जिससे तुलना करते हैं उसका क्या देते हैं भाग, इंटू 100%। भाई इसे सॉल्व कर लो, 5 15, 5 एकन 5, 5 15, यानी कितना आ गया 300/13। अब कहोगे भैया ऑप्शन नहीं मिल रहा, अरे अनुमानित पूछा है, अनुमानित निकालिए आप। 13 दूनी 26, बचे 4, 40 हो गए, 13 3 39। भाई 23% पॉइंट लगाओगे, अब 23% के समथिंग है, पॉइंट अगर आगे दे रखा होता पॉइंट में तब हम खोजते, हमारा 23% आ गया ना, तो बस लगाओ सीधा, हो गया डी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। तो भाई ऐसे सवाल आते हैं, अब आप डर जाओ तो डर जाओ, डर जाओ तो मर जाओ, वरना कर जाओ, सीधी बात है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। अब आप बताओ भाई, हमें अब ये सब नहीं खोजना। अब देखिए 2005 और 2006 का औसत उत्पादन देखो, तो औसत उत्पादन 2005 में है 70, उत्पादन 2006 में है 55। औसत उत्पादन क्या होता है, इन दोनों को 5 और 7 और 5 कितने हो गए 12, 125 क्या हो गया योग। कितने वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की, 2 से दे दो भाग, तो कितना हो गया 2×6 = 12, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी कितना हो गया 62.5%। यानी 62.5% क्या है, ये 62.5% क्या है औसत उत्पादन। अब आपसे कहा है कि कौन सा जोड़ा इन ऑप्शनों में दे रखा है जिनका औसत उत्पादन इतना ही हो 62.5,
62.5 का मतलब दोनों का योग 125 आना चाहिए भाई। तो जोड़ लो आप, ओरली मौखिक रूप से जोड़ सकते हो। 2004 और 6 में कितना है? 4 और 6 में 70 और 50 120 नहीं हो सकता, बात खत्म करो, क्योंकि कितना होना चाहिए योग 125। अगला देखो 2006 और 2007 में 55 और 80 कितना हो गया? 80 और 50 130 यानी कितना हो गया? 135 नहीं हो सकता, बात खत्म। 2002 और 2007 में 2002 में कितना है? 45। 2007 में कितना है? 80 और 80 और 45 कितना होता है? 125। सही है, बस हो गया हमारा सी ऑप्शन सही। इस तरीके से सवाल होते हैं भाई साहब। तो आप ये ना सोचिए कि कर नहीं पाओगे, सब लोग कर लेते हैं यार। कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे तो घर बैठो, सरकारी नौकरी का सपना मत देखो। ठीक है, अगला सवाल देखो। 2001 की तुलना में, सवाल में क्या दे रखा है? 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? अब आपसे ये भी कह सकता था इस सवाल में, भाई देखिए सवाल को समझिए, सवाल को समझिए। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में क्या हुआ? अनुमान, यहां आपसे पूछते अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी, लेकिन आपसे कह रखा है ना वृद्धि क्या थी। तो वृद्धि क्या थी, तो इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए सवाल में 2001 की तुलना में 2001 में क्या स्थिति थी भाई? 30। कितना था उत्पादन? 30। 2008 में क्या है? 2008 में आपका 85, 85 है, सीधी बात है, देख लेना अपने पेपर में 85 है। कितनी वृद्धि हुई है? 30 से 85 हो गया कोई चीज, कितना बड़ी, कितना बड़ी बताइए। तो 55, कितना बड़ी? 55 जोड़ोगे इसमें 30 में तो कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, अब कितने से? 30 से, इंटू 100% का कर दो मल्टीप्लाई, 5 एकन 5 और ये 5 छिक्का 30, यानी कितना आ गया? 1100/6। सही, भाग दे दो इससे, 6 एकन 6, बचे कितने आपके? 5, 6 48, बचे 2, 6 18, बस यहीं रोक दो कहानी। जरूरी थोड़ी ना हम पूरा सॉल्व करें, हमारा ऑप्शन मिल गया 183 का, यही है 183.33, बात खत्म हो गया। पांचों सवाल आपके हो गए। ग्राफ का कितने ज्यादा से ज्यादा, कितने भी आप कैलकुलेशन में खराब हो तब भी आप 5 मिनट में ये 5 सवाल कर लेते मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 साल बाद भर्ती देखना यार, हो जाएगा काम, इतनी समस्या नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए भाई। अगर पकड़ में आती है पकड़ लो, नहीं पकड़ में आ रही है तो कुछ और भी करो, जीवन में बहुत सारे काम है। ठीक है, ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग में नहीं करा रहा हूँ इस वीडियो में, ऐसे मैं करा सब सकता हूँ, रीजनिंग भी करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मान करके चलिए हम सही हैं, मैथ रीजनिंग हमें आता है। अरे मिल जा, मैथ कहाँ गया? अरे यहाँ पे है बस 5, कहीं मैं पीछे छोड़ आया भाई। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पेज नंबर 7 पे है क्या? 6 पे है, 4 पे नहीं है, 3 पे, 2 पे, 2 पे भी नहीं है, 1 पे तो होगा ही नहीं, करा दिए, 3 पे नहीं है, 6 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है। भाई ये आपका समय थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप समय दे दीजिए भाई। 15, दी आ गई। इतने सरल सरल, क्या हो गया भाई? हाँ ये है, सही है सही है सही है सही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप, देखिए मेरा तो तरीका बहुत सिंपल सा है भाई, मैं हमेशा गणित को ऐसे ही करता हूँ, मतलब समझ के, कोई मुझे कोई ट्रिक व्रिक मुझे नहीं समझ आता, क्या ट्रिक बताऊं। दो संख्या है 13:9 की, भाई 13:9 के रूप में दो संख्या हैं, तो सीधी बात है अगर अनुपात से अलग कोई चीज लिखते हैं तो हम एक संख्या मान लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे 13x,
पहली संख्या मान लेंगे 13x और दूसरी संख्या मान लेंगे, अब ऐसे लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है, 9x। अब आप बताओ, इनका दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 13। भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 और 4 का एचसीएफ बताओ, तो आप क्या करते हो, सीधा इनके फैक्टर करोगे। तो 2 का फैक्टर कितना होगा, 2 2 ही होता है। 4 का कितना होगा, 2 गुणा 2। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन दे रखा हो, यानी कॉमन आपके क्या है 2, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही तो होता है, यानी दोनों में कोई चीज है, पहले आप उनके फैक्टर करो और जो दोनों में चीज कॉमन आ रही वही होता है हमारा एचसीएफ। अब 13x में इनके फैक्टर करना 13x के, तो क्या होगा 13 गुणा x, 13 में और तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही 9 में क्या होगा, 3 गुणा x, यही तो इसके फैक्टर हुए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा x, क्या आ रहा है x, यही क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में दे रखा हो। तो भाई 13x का फैक्टर हुआ 13 गुणा x और 9x का फैक्टर हुए 3 गुणा x, यानी इन दोनों में कॉमन आ गया हमारा x, यही क्या हो गया एचसीएफ। तो x क्या है हमारा एचसीएफ, और इसका ही मान दे रखा है हमें 13। बात खत्म, यानी x का मान मिल गया हमें 13, मिल गया भाई। पहली संख्या आपकी क्या है 13x, तो 13x है पहली संख्या, आपने क्या मानी 13x, तो 13 गुणा 13, ये एक संख्या हो गई, कितना आ गया इसका 169 आ गई। और दूसरी संख्या आपकी कितनी है 9x, तो 9x का मतलब क्या है 9 गुणा 13, तो 13 निम्मा कितना होता है भाई 117। आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई हो गया सीधा 169 बड़ी संख्या है। बस इतना सा सवाल आपसे पूछा था, क्या परेशानी आ गई बताइए आप, कोई परेशानी हो बताइए, नहीं है ना कोई परेशानी। अगला देखिए, तो बस मेरा यही फंडा है सवाल कराने का, मैं कुछ नहीं आपको कि अरे यार यूपी कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो आप, सीजीएल कैट मेट का पेपर नहीं दे रहे हो, जो इतना गणित आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, इतना अगर आप मेथड कर लो तो आप सीजीएल की तैयारी करिए। सीधे से सवाल सिंपल सिंपल पूछ रहे हैं, बता दो यार। रोहन और सोहम का वेतन है 2:3 के, एक आपके हैं रोहन भाई और एक आपके हैं सोहम, इन दोनों का वेतन है 2:3 की। यानी अब वही बात, अनुपात से मैं कोई अलग चीज लिखता हूं भैया, एक्स लगा लेता हूं, सीधी बात है। अनुपात से अगर ये अनुपात से अगर हम चीजों को अलग करेंगे, हम तो एक्स चिपका देते हैं सीधा। तो रोहन का वेतन हमारा हो जाएगा 2x, हमने अनुपात से हटा दिया, और सोहम का वेतन हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, अब इनकी कहानी क्या हुई कि भाई इनके वेतन जो था 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई आपसे कह रहा है कि खाना खा लो भाई साहब, तो आपको समझ आ रहा है कि दूसरा व्यक्ति हमसे खाने के लिए पूछ रहा है। तो यहां हमने कहा कि 2,000 रुपये बढ़ गए, अब क्या करोगे 2,000 रुपये बढ़ाओगे ना। 2,000 रुपये बढ़ाने का मतलब है रोहन के 2,000 रुपये बढ़े, तो रोहन के रुपये हो गए 2x प्लस 2,000। सीधी बात है, समझ नहीं आया क्या, ये भी बात भी समझ में नहीं आई क्या, आ गई ना, बस समझो चिल मारो। दूसरा आपसे क्या कहा है, प्रत्येक के वेतन में कहा है, तो भाई सोहम का भी बढ़ा। अब सोहम का वेतन कितना हो गया, सोहम का वेतन हो गया 3x प्लस 2,000, दोनों का 2,000 रुपये बढ़ा। अब क्या हुआ, अब इनका नया अनुपात हो गया 40:57, यानी इन दोनों का पहले अनुपात था 2:3, अब इनका अनुपात हो गया, अनुपात का मतलब होता है भैया बट्टे में लिख दो। अगर हमने कहा राम और श्याम की आयु का अनुपात, तो राम और श्याम की आयु का अनुपात का मतलब है राम बट्टे श्याम। ठीक है, तो रोहन और सोहम के वेतन का अनुपात, इनका मतलब है कि रोहन का ऊपर लिखो सोहम का नीचे लिखो। ठीक है, अब इनका नया अनुपात हो गया 40:57, तो यही चीज क्या बन गई हमारी 40 अनुपात, यानी 40/57। ठीक है, फटाक से कैलकुलेशन कर लो, 57 दूनी इतना आना चाहिए आपको 114x। जो नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाओगे, बस लगे रहो। और 57 दूनी 114,000 होते हैं, 40 दूतियो 120x, और 40 दूनी 80, यानी कितना हो गया 8,000। ठीक, 114x आप इधर ले जाइए तो 120x माइनस 114x सीधा लिख सकते हो 6x। 80,000 है, ये 8,000 नहीं है यार। ठीक है, अब 80,000 को कहाँ आप लेकर आओगे, इधर,
यानी 1,14,000 में से आप 80,000 घटाओगे, सीधा यार मुंह जवानी कर लो, 20,000 इधर बचते हैं, 14,000 उधर बचते हैं, 34,000, और जिन लोगों को घटाना है वो घटा लो, 34,000। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया आपका? 34,000/6। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। वर्तमान वेतन का मतलब वही 3x का मान पूछा है। सोहम का वेतन कितना है? 3x। तो यहां आपने क्या निकाल लिया? x का मान। तो 3x का मान कितना होगा? तो 3x का मान निकालने के लिए हमें 34,000/6 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। 3 से काट दो 6, 3 दूनी 6, और 2 से 34 काट दो, कितना आ गया? 17,000। 17,000 आ गया। लगाओ भैया टिक, 17,000। क्या सरल कठिन था सवाल? नहीं था ना? तो बस करिए भाई ऐसे ही। अब इससे ज्यादा सरल और इससे ज्यादा ट्रिकी, इससे ज्यादा कुछ भी ना मुझे आता है ना मैं करा पाऊंगा। जितना आता है उतना मैं करा रहा हूँ। आता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के लेवल के हिसाब से बस ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए मेरा मकसद वही था, जिन लोगों को बहुत अच्छे तरीके आते हैं वो करिए आप, लेकिन मैं उन लोगों को करा रहा हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता गणित का। गणित का गा नहीं आता, ऐसे ही बोलते हैं ना, इंग्लिश की ई नहीं आती, गणित का गा नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। 139 सवाल देखिए। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। भाई एक स्कूल है। देखिए मैं बहुत ही रोचक तरीके से चीजों को समझता हूं। गणित का मतलब ये समझना, सवाल तो हो ही जाएगा। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या है। भाई सब ट्रिक व्रिक समझ में नहीं आ रही होगी, क्या करें। देखिए 3 तरीके के छात्र हैं। एक 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो भाई 10 वर्ष से कम आयु कितने छात्र हैं? जो टोटल भाई छात्र हैं उसका 20% है। इनका कहने का मतलब है अगर आपका 100 है तो 100 का 20% है, 10 वर्ष से कम आयु के, यानी 20 बच्चे हैं। अगर आपके 200 हैं तो 200 का 20%, यानी 40 बच्चे हैं जो 10 वर्ष से कम की हैं। और 10 वर्ष से अधिक हैं, 10 वर्ष से अधिक वाले भी हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु की, अधिक आयु। मेरी राइटिंग तो सुभान अल्लाह है, ठीक है, लेकिन सुधार हो जाएगा। ये पेन टैब है तो इस पे लिखने में अभी अनुभव नहीं है मुझे, ठीक है बच्चों। और 10 वर्ष की आयु के छात्रों की, ये कम हो गए, ये अधिक हो गए, और हो गए 10 वर्ष की आयु के, 10 वर्ष की आयु के 3 तरीके के बच्चे हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, यानी 10 वर्ष की आयु की संख्या की क्या है? 48 है। क्लियर है? 48 है का 2/3 है। कौन से? 10 वर्ष से अधिक आयु की। पढ़कर देखिए भाई, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, यानी 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है? 48। इसका 2/3 है 10 वर्ष से अधिक की आयु का, तो भाई 48 का 2/3, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं तो 3 से 48 कटेगा 16 बार, तो 16 दूनी हो जाएगा 32। यानी आपने 2 निकाल लिए भाई। 10 वर्ष से अधिक आयु के 32 बच्चे हैं और 10 वर्ष की आयु के 48 बच्चे हैं। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे वो कितना? 20% है टोटल का। तो भाई 20% ये 10 वर्ष से कम वाले हैं, तो ये वाले जो होंगे दोनों मिलाकर ये कितना होंगे? ये टोटल का होंगे 80%। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, 48 और 32 आपका कितना होता है? 80%। वो सॉरी कितना होते हैं? 80 बच्चे। यानी जो 80 बच्चे हैं वो 80% भी हैं कुल बच्चों का, क्योंकि 20% तो 10 से कम वाले हैं, ठीक है, 20%। और 10 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो आपके 80 हैं। और ये 80 जो है वो कितने? 80% जो है वो है 80। यही तो मतलब हुआ। तो जब 80% 80 है तो 1% का मान कितना होगा? 1। तो 20% का मान कितना होगा? 20। अरे वाह, ये क्या हमने निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया भाई, ये 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे 20%।
कितने निकल आए 20, कितने निकल आए 20। अब हम टोटल कुल संख्या बता सकते हैं ना छात्रों की। तो भाई 20, 32, 48, इन तीनों को जोड़ दो, 20, 32, 48, इन दोनों को हम पहले जोड़ चुके हैं। तो 80 और 20 सीधा जोड़ो ना 100, जैसे भी जोड़ पाओ यार आप लोग, ठीक है। इतनी हेडक मैं नहीं लेता। खत्म हो गया सवाल। अगला देखिए। इन सवालों से अगर आप डर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, आप सीधा किताबों को बंद करिए, आराम से चुपचाप सोइए, मूवी देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है तो पढ़िए, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरा फंडा है। समझ में आता है, लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, लगता है आपको आपके अपने दिन बदलने, और ऐसा भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब से दिन बदलते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी पानी है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो आप करिए मेहनत, ठीक है। हाँ, तो एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो भाई सीधी सी बात है, जितना ये शेष बचा है इसमें ही इसका भाग दे दो, जितना शेष बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। रटा रहा हूं, ऐसे ही होते हैं ये सवाल, कोई नहीं करता है ना। तो 17 से 19 में भाग दो, कितना बचा? 2। खत्म करो सवाल को, बात खत्म। हमें क्या करना है कि एक संख्या को 119 से विभाजित किया, कितना शेष आया? 19। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाता तो क्या शेष बचेगा? तो हम जो 19 शेष आया इसी में 17 का भाग दे दो, कितना बचता है? 2। सीधा लगाओ 2, बात खत्म। इतनी बात नहीं करता मैं। अगला सवाल 141 का देखिए आप। सीधा सा भाई कैलकुलेशन है। 17.28, भाग का कहीं चिन्ह दिखाई देता है, गुणा का बदल दो उसे भैया, 1/x कर दो। x है, 1/x लिख दो, गुणा में लिख दो। क्यों वैसी इतनी हेडक ले रहे हो? और ये चीज इधर है, ये चीज इधर से इधर जाएगी, किस में हो जाएगी? गुणा में। थोड़ा मैं सिखाऊं भी तो कि कैसे करते हैं। 0.2 है, ठीक है। दशमलव हटाते हैं भाई, सीधा फंडा है। नीचे जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने एक के बाद जीरो आ जाएंगे। 2 अंक थे, 2 जीरो आ गए। इधर भी क्या है, दशमलव हटाओगे 1 आ जाएगा, इधर भी क्या है, इधर आ जाएगा। तो सीधी बात है, 2 जीरो से सब गुणा में है, अगर प्लस में होता तो नहीं काटते ऐसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। इतना तो आता होगा आप लोगों को। 2 से इसे काटते हैं हम, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8। इसे फिर 2 से हम काटते हैं, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसे हम 36 से काटते हैं, सीधा काट दें? काट दो यार, कोई दिक्कत नहीं। 36 एकन 36, बचे कितने? 7, 36 दूनी 72। और ये x जो है वो आपका इधर पहुंच जाएगा, कोई बचा तो है नहीं, इधर 1 बचा है। तो x बराबर आपका कितना बचा? 12। इतने सरल सवाल आए थे भाई साहब आपके एग्जाम में, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। इसमें इसका मान पूछा है, इसका मान कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ लो, इससे घटा दो। अब भाई दशमलव वाले जोड़ते कैसे हैं, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, मुझे लगता है यहां तक वो दशमलव वाले जोड़ भी नहीं कर पाते हैं। तो एक दो सवाल यहां से बढ़ा सकते हो, दशमलव वाले जोड़ तो हम सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ना है। देखिए आपका सवाल लिखा हुआ है, मैं जल्दी लिखता हूं, बहुत लंबी क्लास कर दी मुझे लग रहा है। 5072.19 प्लस 368.312, और ये क्वेश्चन मार्क, इसी का मान पूछा है, एक्स लिख लो इसकी जगह, हमें आदत है एक्स लिखने की। 90, 18.618। अब इसका मान पूछा है तो भाई इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा दो, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ के इधर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो घटा दोगे एक्स का मान निकल आएगा। तो हमें 5072 इसमें ऐड करना है, 5072.19। इसमें हमें किसे जोड़ना है? इसे जोड़ना है। तो सीधा फंडा है भाई, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है हमें, बात खत्म। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम ये दशमलव देखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। लगा लिया। इसके बाद कितने अंक हैं? 3 डिजिट हैं, 3 1 2, लिखो 3 1 2, 3 1। अब 2 कहाँ लिखे? आगे बढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कोई जगह खाली है, जीरो लगा दो। लेकिन हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, सीधी बात है। आगे आ जाओ, यहाँ लिखो 2 के नीचे 8, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 3, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं बचा, जीरो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानता ये, कभी बुरा नहीं मानते, ठीक है।
तो यहाँ क्या 2, यहाँ क्या 9 और 1 10, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 2 10, यहाँ 7 और 6 13 और 1 14, यहाँ 4, यहाँ 5, कितना ऐड हो के आ गया 5440.502। इसे घटाना कितने में से है, इसमें से, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इतना आप लोगों को आता होगा भाई, वो लंबी वीडियो हो रही है तो बस इतना ही मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी घटाने के लिए भी दशमलव के नीचे दशमलव, ये बात नहीं चलेगी। और 5, 1 के नीचे 0, 8 के नीचे 2, और ये आप कितना लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 5। घटा दो भैया, 8 में से 2 गया 6, 1, 6 में से 5 गया 1, 8, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3। टाइम लगा होगा किसी लोगों, कुछ लोगों को। 3578.116 आ गया। काम खत्म करो भाई, जल्दी से कर आते हैं, ठीक है। कौन सा पेज चल रहा था ये, ठीक है। हो गए सारे सवाल, ये आगे देखते हैं। हाँ आ जाओ भैया, ये और हैं थोड़े बहुत सवाल, इन्हें और मैं करा देता हूं बस, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत है 3.75। देखिए 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। औसत कैसे निकालते हो, औसत जितनी भी संख्या दे रखी हैं उनका योग, उन सभी संख्याओं का क्या लिखेंगे, योग, और बट्टे उनकी संख्या यानी n, ऐसे ही होता है। तो यहाँ कितनी है 6 संख्याएं हैं भाई, तो 6 संख्याएं यानी इनका औसत दे रखा है 3.75, तो 3.75 तो आ जाएगा यहाँ पे औसत के नीचे औसत, और इनका योग, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखो 6 और 6 संख्याओं का योग, तो पूरा नहीं लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिख देंगे 6 संख्याओं का योग, 6 का योग हो गया, ठीक। और बट्टे संख्या कितनी है 6, n कितनी है 6 ही तो है, तो 6 का योग क्या निकल आएगा, तो यहां से 6 का योग निकल आएगा। 6 का योग का मतलब है 6 संख्याओं का योग, तो 6 संख्याओं का योग निकल आएगा आपका 3.75 इंटू 6। निकालो जल्दी से, 56 30, 6 7 42 और 3 45, 36 18 22.5। अब क्या दे रखा है, उनमें से यानी 6 संख्याओं का तो ये निकल आया भाई योग। अब उनमें से 2 का औसत है, 2 का औसत यानी 2 संख्याओं का औसत है 3.2, तो उन 2 का योग कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं जल्दी जब सवाल करते हैं। 2 का योग यानी 2 का गुणा कर दो इसमें, ऐसे ही तो किया था। 6 संख्याओं का योग निकाला तो औसत में संख्याओं जितनी संख्याएं उनका एक गुणा कर दिया था, तो 2 का योग निकालोगे तो 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, वही फॉर्मूला लगाया है ये वाला भाई, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं मैं। जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो अन्य का कितना है, अन्य का 2 का है 3.55, इनका कितना हो जाएगा, इन अन्य 2 का योग निकालो, 2 का भाग करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 दिए 7.10, ठीक है। अब देखो 6 संख्याओं का योग तो ये आ गया टोटल, अब 2 संख्याओं का योग ये आ गया, 2 का ये हो गया, यानी 4 संख्याओं का योग ये हो गया कितना 6.4 और 7.10, जोड़ो 0, 4 और 1 5 और 7 और 6 13, यानी 13.50। ये कितने का योग हो गया, 4 का हो गया। अब ये बताओ कितने का बचा, 2 का ही तो योग बचा। तो अगर मैं 6 के योग में से ये इसका योग घटा दूं तो हमारी जो 2 संख्याएं बची थी उन्हीं का तो योग बचा, तो उन्हीं का औसत पूछा है, उन्हीं 2 संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे, हम 22 इसमें 6 वाले योग में से यानी 22.50 में से हम 4 का योग घटा देंगे, तो हमारा क्या उन 2 का योग निकल आएगा। 0 से 0, 5 और 5 में से 0 जाएगा और 12 में से 3 जाएगा, तो आपका बचेगा 9 और 1 से 1 0। तो यानी हमारे 2 का योग कितना आ गया, उन 2 संख्याएं जो बची थी उनका योग आ गया 9। अब योग आ गया 9, औसत निकालना है तो योग में कितने का भाग देते हैं, जितनी संख्या है कितनी है 2, तो 2 संख्या का हमने योग में भाग दे दिया, यानी कितना आ गया 4.5। तो हमारा क्या आ गया, औसत 4.5, औसत पूछा है भाई, तो 4.5 आ गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट में कराता हूं, क्लास ज्यादा लंबी हो गई यार, चलो कोई बात नहीं, अपनी
आपको मज़ा भी आ रहा होगा यार, सीखने को भी तो मिल रहा है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। टाइम खराब हो रहा है क्या? तो आप लोग सो सकते हैं। ठीक है, अब आपको कराते हैं 144। ठीक, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीधी सी बात है भैया, 100 रुपए की चीज है, अगर हमने 120 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 20 रुपए का। अगर मैं कहूं कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने, तो हमेशा लाभ या हानि निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। अब लागत मूल्य क्रय मूल्य ये क्या होता है? जो ही जितने में जो चीज़ बनी है वो होती है लागत मूल्य। सब सारे चैप्टर में यहाँ नहीं समझा सकता आपको, तो आप जल्दी से बस सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना लाभ हो गया? 20%। ठीक, क्योंकि 20/100 करेंगे और इंटू 100%, यानी तो हमारा लाभ आ जाएगा 20%। ठीक है, हाँ, तो सवाल में हमें क्या दे रखा है इस चीज़ को हम समझते हैं। बाकी मैथ की क्लासें डेली में कराऊंगा, वहाँ समझना। एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यानी कि एक कोई वस्तु है, उसे किसी हम निश्चित कीमत पर बेचती हैं, बात खत्म। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी कि अब भैया जिस वस्तु जिस रेट पे बेची गई है उसके 2/3 पर अगर हम बेचते हैं तो 10% की हमें क्या होती है? हानि होती है। तो ये 2/3 है ना जो, तो हम मानेंगे कि पहले भैया 300 रुपये में, हम मानने को जो हम मान नहीं रहे हैं तो हम कुछ ऐसा मानेंगे जो हमारा सवाल सरल तरीके से हो। हमने माना कि भाई वस्तु बेची गई हमारी 300 रुपये पर। ठीक है, अब पहले बेची गई थी, ठीक है, एसपी कितना है? 300। अब इसके 2/3 पर बेची, यानी कि अब आपका जो नया एसपी जो है, नया एसपी का मतलब होता है सेलिंग सेलिंग प्राइस, यानी कि बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो न्यू जो एसपी हो गया, तो इसका 2/3, यानी इसका 2/3 निकालोगे आ गया आपका 200। तो ये 200 रुपये में जब हमें बेची तो हमें 10% की हानि हुई, यानी कि भाई 100% की चीज थी कोई, अब इसमें 10% की हानि हो गई तो कितने की बची? 90%। तो ये जो 200 है ये क्या है? ये 90% का मान है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा यहां से? 200/90। ठीक है, और लागत मूल्य था कितना, यानी क्रय मूल्य था कितना? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? इससे सिंपल और क्या कराऊं बताओ आप लोग? 200/90 इंटू 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, वो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2000/9। कितना आ गया आपका? ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। तो यहां पे लिख लो भाई, सीपी को लिखते हैं क्रय मूल्य और ये आपका एसपी कितना है? 300। 2000/9। अब आपसे क्या कहा है कि मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई मूल कीमत कितनी है? 2000/9, और कितने में बेची गई? 300 में। तो इस पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या, पहले हमें लाभ पता होना चाहिए। लाभ कैसे निकालेंगे? जब हम विक्रय मूल्य से घटाएंगे क्रय मूल्य, यानी 300 से हम घटाएंगे 2000/9। कोई दिक्कत नहीं है, नौ तीयो, यहाँ एक एलसीएम 9 आ जाएगा, तो नौ तीयो कितना हो जाएगा? 2700, और 2700 माइनस कितना है? 2000। ठीक है, यहाँ थोड़ा साफ कर देते हैं इसे। ठीक, यानी कितना लाभ आ गया आपका? लाभ आ गया आपका 700/9। ये लाभ आ गया। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे ही तो निकालेंगे, क्रय मूल्य पर ही तो निकालेंगे, तो उसका देंगे हम भाग, जिस पर निकालते हैं उससे क्या देते हैं? भाग। अब डिटेल में मैं चीजें अभी नहीं समझा सकता आपको। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे, 2 जीरो ये, और 70 से 70 को काटेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 35%। ठीक, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसमें क्या हो गया? 35%। बात खत्म करो। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कोई धनराशि पी थी, 3 साल में कितनी हो गई? 3 वर्ष बाद हो गई, 3 वर्ष बाद हो गई 4460। इसका सीधा भाई तरीका होता है। और 6 वर्ष में कितनी हो गई? 6 वर्ष में हो गई आपकी, 6 वर्ष में आपकी हो गई कितनी? कहाँ पे? 6690। यानी 3 साल तो ये हो गए, और इससे अगले यहां से 6 वर्ष बाद ही तो हुई है, तो यहां से कितना लिया होगा? 3 साल ही तो लिया होगा। कितनी हो गई? 66/6690। ठीक। अब आप सीधा बात है, इनका जो अगर यहाँ पे समय बराबर है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो सीधी बात है P बट्टे ये लिखोगे 4460, ये अनुपात बराबर होता है। और 4460 अनुपात, यानी अब ये नहीं है कि 6690 बट्टे लिख दो 4460, इधर से स्टार्ट किया है, यहां से लिखना, इसे ऊपर लिखा है तो इसे ऊपर लिखा, फिर इसे नीचे, फिर इसके बाद 4460, दूसरे नंबर पे 4460 है, तो 4460 बट्टे कितना होगा? 6690। कितना होगा? 6690। अब P बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4460 गुणा 4460 बट्टे 6690। अब इसे कैसे आपको काटना है ये आप लोग खुद देख लो, ठीक है। सवाल आया है तो भाग भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6690 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आता है आंसर P बराबर 2973.33। 2973.33। भाई मैंने कैलकुलेटर से किया है, इतनी जल्दी मैं भी नहीं कर पाऊंगा कैलकुलेशन। कर लूंगा, वो 2 4 से काट के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कैलकुलेशन का वो कैलकुलेटर का यूज किया है, कोई वो थोड़ी ना है, इतने फास्ट मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब कर लूंगा, एग्जाम में कर लूंगा यार। चलो आगे करो। हो गया। अगला देखते हैं। भाई सरल सरल सवाल है यार, तुमने क्या किया पता नहीं। अरे वैसे मैं कर लूंगा यार, मुझे इतना ऐसा मत समझो, हल्के में मत लो। 3 साझेदार तीन साझेदार हैं PQR। देखिए बहुत सरल सवाल है। P की पूंजी का 2 गुना, P की पूंजी का मतलब 2P का 2 गुना हो गया, Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, यानी Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, 3Q। तो यहाँ से P अनुपात Q निकाल सकते हैं। P अनुपात Q का मतलब P बट्टे Q। तो Q इधर लेके आए, 2 इधर लेके जाओगे तो कितना आएगा? 3:2। इसी तरीके से अगली लाइन पढ़ो। Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, यानी Q की पूंजी जो है R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, यानी R की पूंजी 4 गुना। तो यहाँ से Q अनुपात R कितना आ गया? 4:1। अब अगर हमें PQR एक साथ लिखना है तो मैंने आपको क्या बताया है? द राहुल मैथ स्टडी सब्सक्राइब करो चैनल, और जितनी भी वीडियो पड़ी है देख लीजिए आप, ठीक है। और बाकी अब मैं डेली कराऊंगा। तो अगर हमें अनुपात एक साथ लिखना है तो भाई Q यहाँ 4 है तो Q को बराबर कर लो, क्योंकि Q दोनों में कॉमन है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का करना पड़ेगा गुणा। अब जब अनुपात में अगर इसमें गुणा किया तो इसमें भी गुणा होगा, तभी तो बात है। ये थोड़ी ना एक को हमने 2 का गुणा कर दिया एक में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 दूनी 4 बराबर हो गया। अब लिख लो PQR एक साथ। तो P का है 6, Q का है 4 और R का है 1। बात खत्म। अब वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में R का हिस्सा बताओ। तो भाई टोटल जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 27,500। यहाँ टोटल जोड़ो, 6 और 4 10 और 11, यानी 11 रेशियो का मान दे रखा है आपको 27,500। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यानी कितना आ गया? 2500। आपसे किसका हिस्सा पूछा है? R का। R का कितना हिस्सा? एक रेशियो तो ये है, तो हो गया 2500। अगर आपसे पूछता Q का हिस्सा, तो Q का हिस्सा कितना है? 4 रेशियो, तो एक का 2500 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2500, यानी कितना हो जाता? 10,000 हो जाता। ठीक है। अगर ये मत सोचिए R का पूछा है तो 2500 हो गया, बात खत्म, टिक मारो। अगर आपसे कहता R का हिस्सा कितना है, वो Q का हिस्सा कितना है, तो आप 10,000 बता देते, बात खत्म करो। अगला देखो। और 4 सवाल और रह गए, फास्ट 4 मिनट में करने हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा?
अब देखिए वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान का मतलब होता है ये चार भुजाएं वर्गाकार एक जैसी। तो अगर यहाँ से दौड़ा तो चारों तरफ दौड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का। तो अगर वर्ग की भुजा ए है तो चारों भुजा कितनी ए होगी, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, ए 2a 3a 4a यानी 4a। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a। बात खत्म। अब हमें समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। एक ही फॉर्मूला। अब अब यहाँ आपसे मीटर में दे रखा है, तो पहले 4a हुआ ना 25 मीटर भुजा वाले, तो 4 गुणा 25 पूरी दूरी कितनी तय करेगा, अरे यहाँ से 25 25 25 25 यानी 4a, तो 4a कितना हो गया 100, यानी कितनी मीटर दूरी तय करेगा 100 मीटर। आपको चाल दे रखी है किलोमीटर पर घंटा में, इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, यानी कि किलो किमी होता है कितना बड़ा, और किस में जा रहे हैं मीटर में, तो छोटे में जा रहे हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं। और जब मीटर से किमी में बदलती हैं तब मीटर से किमी, ये मैंने तरीका याद कर रखा है, तो मीटर से किमी में जाते हैं तो 18/5 से, क्योंकि ये बड़ा हुआ तो 18 बड़ा ऊपर आएगा। और जब किलोमीटर से मीटर में गए, यानी मीटर किलोमीटर में 2 शब्द आते हैं, मीटर में एक आता है, रटने की तरीका बता रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होगी। तो 5/18 से करो, ठीक। 9 दूनी 18 यानी कितना आ गया 5/2। दूरी बराबर समय बराबर क्या था, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी थी 100, चाल कितनी थी 5/2, भाग दे दो निकल आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपका कौन सी भिन्न दूरी है, ऊपर की, तो ऊपर एक मान के, ये तो आप लोग जानते होगे, तो 100 गुणा 2 कितना करोगे 5, तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। खत्म। अगला देखो, अगला क्या है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में, भाई इन्हें तो मैं सीधा अभी करा दे रहा हूं। 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां यानी 6 गर्ल, गर्ल जी बना दिया, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, इन्हें लिख लो एक तरफ। दूसरा 6 लड़के, अब बाद में बता पाऊंगा मैं, अभी तो कर लो भाई। और 4 लड़कियां, 4 लड़कियां, ठीक है। एक तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है। कितने दिनों में करते हैं 8 दिन में, ठीक। अब इनका आप पहले इन्हें काट लो, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ठीक। अब इनका 5 का गुणा करना, तो 5 चौक 20 बी प्लस 5 छिक्का 30 जी बराबर 4 छिंग 24 बी प्लस 4 चौक 16 जी। बी 20 बी उधर ले जाओ, कितने बचेंगे 4 बी, और 30 16 जी इधर ले आओ तो आपके कितने बचेंगे 14 जी। तो बी बट्टे जी यानी बी अनुपात जी आ जाएगा आपका, 4 कहाँ जाएंगे नीचे, और 4 14 अनुपात 4 यानी 2 से काट लो ना पहले, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, यानी जी इधर लेके आओगे और ये 2 इधर लेके जाओगे तो बी अनुपात जी आ जाएगा आपका 7:2, यानी बी का मान आ गया 7 और जी का आ गया 2। अब आपसे पूछा है वो आप कैसे करोगे, पूछा क्या है, तो आप एक चीज को तो इसी में लिखोगे, यानी 4 बॉय प्लस 6 गर्ल कितने दिनों में करती थी 10 दिन में, ये तो आप इस तरफ लिखो। और जो पूछा है वो आप लिख दो, 4 लड़के और 2 लड़की, यानी 4 लड़के यानी 4 लड़के प्लस 2 लड़की यानी 2 गर्ल कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है तो भाई डी दिन में करेंगी। बात खत्म करूं। अब आप इनका मान लगा दो यहीं पे, बी की जगह लिखो 7, जी की लिखे जगह रखो 2, बी की जगह 7, जी की जगह 2। अब आप करो 4 सत्ते 28, पहले तो बोर्ड मास पड़े होगे, 4 सत्ते 28, 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना हो गए 40, इतना फास्ट करना पड़ेगा भाई। 4 सत्ते 28 और 2 दूनी 4, 28 और 4 कितने हो गए 32, इन्हें सॉल्व कर लेना, ये गुणा है 4 गुणा 7 यार, डी, ठीक है। तो आप अब 40 को काटो, 4 दाई 40, 4 अट्ठू 32, ठीक, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4,
दो पंजे 10, कितना आ गया 25/2। डी बराबर कितना आ गया 25/2 दिन। खत्म करो भाई। अगला सवाल देखो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वीडियो को पॉज करके और लिख लेना, ठीक। अगला सवाल क्या है कि 21वां पद ज्ञात करो। तो भाई समांतर श्रेणी है ये, 6 6 6 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद हमारा श्रेणी का कितना दे रखा है 26। डी का मतलब क्या होता है सार्व अंतर, डी को हम क्या बोलते हैं सार्व अंतर। जो अंतर क्या है, तो भाई 26 से 20 हुआ, तो 26 से 20 हुआ तो क्या हुआ, कितना घटा -6। अरे कम हो रहा है ना, तो सार्व अंतर कितना आ गया -6। अब हमें निकालना है 21वां पद। तो 21वां पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस n-1 डी का कर दो गुणा, ठीक है। सार्वंतर क्या होता है, इसमें से दूसरी वाली संख्या से पहली संख्या घटाओ, वो निकलता है सार्वंतर। तो 20 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा 26, तब हमारा निकलेगा सार्वंतर। तो कितना आ गया 6, माइनस का 6 आ जाएगा। 14 में से समान होता है, 14 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा -6। ये क्या हो गया सार्वंतर, ठीक है। यानी इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे, सार्वंतर होता है। अरे 26 से 20 हो रही है, क्या हो रहा है 6 घट रहा है ना, तो -6 हमने लिख दिया सार्वंतर। अब लगा दो यहाँ फॉर्मूला, एक ए का मान है 26, n-1 कौन से पद की बात कर रहा है 21वां, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 21। तो n बराबर कितना आ गया 21। अब 21 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 20, और d का मान है -6, यानी कि 26। और पहले तो गुणा करेंगे ना, तो 20 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 120, 20 छक्का 120, और 120 में से हम 26 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -94। ठीक, ये हो गया सवाल हमारा। बस लास्ट सवाल और है भाई, थोड़ी सांस और रोक के रखना। हाँ, तो थोड़ी सांस और रोक के रखिए। वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 13.86 वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 13.86 हेक्टेयर। यानी वर्ताकार मैदान होता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल, यानी πr² का मान दे रखा है 13.86 हेक्टेयर, और दे रखा है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो सीधा मीटर में ही बदल लो ना, मीटर स्क्वायर में 10,000 का कर लिया गुणा। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r² तो है ही है, और 13.86 इंटू 10,000 यहाँ पे आपको दे रखा है। मैंने दशमलव का क्या बता, जितने अंक बाद में है उतने ही जीरो आ जाते हैं नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, इनकी तो कहानी हो गई खत्म। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, बचा आपका 2, 11 दूनी 22, बचे 6, 11 छिंग 66, फिर 2 से काट दो, तो 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, कितना आ गया 63। तो r² आपका बराबर कितना आ जाएगा, 63 के फैक्टर करो, क्योंकि अभी भी स्क्वायर है ना, तो 7 में 63, नहीं 7 गुणा 63, 7 गुणा 3 गुणा 3, 7 तियो 21 तियो 63 हो गए, और यहाँ आपका 7 एक दे ही रखा है, और 100 के फैक्टर कितने होंगे 10 गुणा 10। ठीक, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे अंडर रूट। अब अंडर रूट से जो भाई 2 2 के जोड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे, 2 2 लोग 7 7 हैं, 7 का जोड़ा है तो 1 आ जाएगा, 1 मर जाएगा, बलिदान हो जाता है, 1 का बलि दे दी जाती है, 1 आ जाएगा। 2 जोड़े 3, 1 2 मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 3 के 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े नहीं 1 जोड़ा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, बुद्धि हो गई खराब, नींद आ रही है मुझे। और 10 गुणा 10 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 10। तो r बराबर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 7 तियो 21 और 21, यानी r आ गई आपकी, त्रिज्या आ गई 210। पूछा क्या है, इस 3.2 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत कितनी आएगी। भाई अब बाढ़ क्या होती है, बाढ़ का मतलब है परकोटा, आप लोग जहाँ समझते होगे परकोटा, चारों तरफ बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होगी व्रत की बाउंड्री, अरे ये ब्रग बना लिया मैंने यार, व्रत का होता है मतलब ये। तो व्रत की बाउंड्री क्या होती है 2πr, ठीक है बच्चों 2πr होती है। तो 2πr यानी कि 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का मतलब है 210।
अब आप बताओ, अगर मैं कहूँ कि भाई 2 रुपये लगते हैं, 2 रुपये प्रति मीटर खर्चा आता है बाड़ बनाने में, और 10 मीटर की बाड़ है तो कितना खर्चा आएगा, 10 × 2 यानी 20 रुपये। तो गुणाई तो कर देते हैं, तो 3.2 प्रति मीटर है। अब इतनी मीटर बनी आपकी पूरी बाड़। अब इनमें 3.2 प्रति मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, तो 3.2 का हम करेंगे क्या, गुणा। ठीक, दशमलव का सीधा बात है, नीचे क्या कर लें, जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से ये 21 कट जाएगा 3 बार। अब कर लो 22 दूनी 44, 44 थी 112, और 112 का गुणा कर दो भाई 32 में, जल्दी। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 4, 6 और 2 8, 3 और 2 5। क्या सवाल कर गया मैं गलत, 3584। भाई थोड़ा कैलकुलेशन कहीं गलत है, जल्दी जल्दी खोजो। 22 दूनी 44, 44 तीयो कितना होते हैं, 44 तीयो 112 होते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कैसे होते हैं, 112 132 होता है यार। 44 तीयो कितना होता है, 132 होता है, तो 132 में करना है भाई 32 का, ठीक है। कर लो यार आराम से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब इसे ऐड कर लो, आ जाए भैया 4, 6 6 12, 9 2 11 और 1 12, 3 और 4224 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, कर लेना भाई, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही मैं आपको सवाल कराऊंगा। अभी ये मैंने आज कराया है 17 जनवरी का, 17 क्या, कौन से महीने में हुआ है, फरवरी में। 17 फरवरी का फर्स्ट मीटिंग का मैथ का ये सॉल्यूशन था। कल मैं सेकंड शिफ्ट का कराऊंगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का कराऊंगा, थर्ड का, फोर्थ का। उसके बाद मैं रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करूंगा यूपी कांस्टेबल के लिए। और जिन बच्चों को गणित बिल्कुल नहीं आता, मैं वादा करता हूं आपसे कि 20 में से मैं आपको 15 क्वेश्चन तक तो मैं आराम से करा ले जाऊंगा, ठीक है, अगर मेरा आप लोग साथ देंगे। 15 क्वेश्चन बोल रहे, रीजनिंग का भी कुछ मैं चैप्टर कराता रहूंगा। तो कुल मिला के मैं ऑनलाइन स्टडी अब स्टार्ट कराऊंगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, देखिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। आप लोग ये सोचो कि मैं इतनी जल्दी नहीं करा पाऊंगा, धैर्य बना के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, ठीक है। एग्जाम के लिए अभी से दे रहा हूँ, 6 महीने पहले से यार, ठीक है। धन्यवाद।